ये क्या होता है? प्लेन प्लेट कैपेसिटर। अरे यार यही तो आज का टॉपिक है हमारा, प्लेन प्लेट कैपेसिटर। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर, और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन प्लेट कैपेसिटर। तो प्लेन प्लेट कैपेसिटर क्या चीज है, चलते हैं बोर्ड पे। आइए, तो सबसे पहला काम है हेडिंग प्लेन प्लेट कैपेसिटर। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था कैपेसिटर जो है वो कई सारे टाइप के होंगे, जिसमें से हमको कौन से पढ़ने हैं। एक तो ये पढ़ना है प्लेन प्लेट कैपेसिटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आईआईटी नीट के लिए भी, प्लेन प्लेट कैपेसिटर। दूसरा कौन सा हमें पढ़ना है, स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, जैसे मान लेते हैं प्लेन प्लेट कैपेसिटर है, इसको एक चीज और इसको कह सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कह सकते हैं, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये भी इसको बोला जा सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह दो आप, या फिर प्लेन प्लेट कैपेसिटर कहो, एक ही बात है। तो मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और एक प्लेट को अगर हम चार्ज करते हैं, एक प्लेट को हम लोगों ने क्या किया है, चार्ज किया है, यानी यहाँ से किया चार्जिंग, और दूसरी प्लेट को हम लोगों ने क्या कर दिया है, अर्थिंग कर दिया है। दूसरी प्लेट को हम लोगों ने अर्थिंग किया, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और दूसरी जो प्लेट है उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इनके दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हम लोगों ने मान लिया है स्मॉल डी। ओके, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर इस पर प्लस और इस पर माइनस किस तरह से आया। देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, कि जैसे अगर हमारे पास ये 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, मान के चलें ये हमारे पास 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने किया क्या है, इसके कई सारे लॉजिक है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पर प्लस कैसे आया, इस पर माइनस कैसे आया, इसके कई सारे तरीके हैं, तो कुछ तरीके जानेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इस प्लेट से हम लोगों ने एक स्मॉल डीक्यू चार्ज चुराया। क्या किया हम लोगों ने, इस प्लेट से एक स्मॉल डीक्यू चार्ज को चुराया, और ये चार्ज हम लोगों ने इस प्लेट को दे दिया। तो हुआ क्या कि जब इससे डीक्यू चार्ज हमने चुराया तो इस पे यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब हमने ये डीक्यू चार्ज इसको दिया, इस प्लेट को दिया, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये तो आपको पता है कि जैसे Na की बात करें तो Na एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो इस पे खुद कैसा आ जाता है, पॉजिटिव, और Cl जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो इस पे आ जाता है नेगेटिव, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है वो खुद कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को ले लेती है वो खुद कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, उस पर कर्जा हो जाता है, ठीक है, लोन हो जाता है उसमें। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी कि यहाँ से एक हमने डीक्यू चार्ज चुराया, इस डीक्यू चार्ज को निकालने से इस पे खुद पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये डीक्यू चार्ज निकालने के बाद हमने दे दिया इस प्लेट को, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह से इससे और डीक्यू निकालते रहो, इसको देते रहो, तो इस पे प्लस आता रहेगा, इस पे प्लस आता रहेगा, और इस पे माइनस आता रहेगा। तो इस तरह से इस पे प्लस चार्ज आ जाता है इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे माइनस का चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब इसका एक तरीका और भी है जानने के लिए, तो देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, अब अगर इनको हमने मान लिया कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, क्योंकि चार्ज हमको करना है तो यहाँ पे एक बैटरी से हमने कनेक्ट इसको कर दिया है। ओके, अब जब हम बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पे जो भी चार्ज आएगा वो कैसा है, पॉजिटिव है, और ये वाली जो प्लेट है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पे कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। फाइनली होता क्या है कि दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से यहाँ जनरेट होगी वो देखते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से जनरेट होती है सुनने के लिए यहाँ देखिए,
तो होगा क्या कि अगर हमको यहाँ कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेंगे, इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लेंगे। हमको अगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज। तो ये चार्ज प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इधर आ जाएगा E1, ठीक है। और ये है चार्ज माइनस का, ये है प्लस का, तो एक दूसरे को ये भी क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, तो ये E2 भी आ जाएगा उसी डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी दोनों प्लेट्स के बीच में अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो कितनी आ जाएगी, E1 प्लस E2। ये E1 प्लस E2 क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे। E1 भी इसी डायरेक्शन में है राइट साइड में, और E2 भी राइट साइड में है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब शीट के लिए प्लेट का एक पोर्शन जो आपको दिखेगा सामने वाला, वो शीट की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शीट की रखेंगे, कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसके लिए भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस सी बात है कि जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे ही है उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज इस पे रहेगा। तो ये फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ चुकी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमें निकालना है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक्चुअल में हमें करना क्या था, कैपेसिटेंस निकालना था। जब कैपेसिटर का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी चीज का कैपेसिटेंस निकालने का हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ पे जो V है वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस केस में भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं उसको, E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी दोनों पॉइंट्स के या दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाएगा, ओके। अब देखिए सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एरिया। ये चार्ज डेंसिटी जो आपको पढ़ाया था उसमें बताया गया था, चार्ज डेंसिटी, अगर आपको चार्ज डेंसिटी में कोई भी डाउट है तो आप ऊपर देखिए आई बटन पे मिल जाएगा वहाँ पे जाके। तो Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर चुके हैं तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आएगा कैपेसिटेंस C is equal to Q upon V। So Q upon V की वैल्यू हमारे पास है QD upon A एप्सिलॉन नॉट, ये Q से Q कैंसिल हो रहा, ये जाएगा ऊपर। So कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आ चुका है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ प्लेन प्लेट कैपेसिटर, ओके। तो इतना क्लियर हो चुका होगा आप सबको, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड होगा जब दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम ना हो, यानी सिर्फ एयर हो या फिर वैक्यूम हो। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड होगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे लिख देते हैं ए का मतलब क्या हो जाएगा, एयर। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एयर, या वैक्यूम भी कह सकते हैं कि जब दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पे क्या भरी है, वैक्यूम है या एयर है, तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर हम मान के चलते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी इस टाइप से, ठीक है, तो क्या सिचुएशन बनेगी, देखते हैं क्या सिचुएशन आएगी। इफ एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो इस केस में क्या होगा कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी पूरे पोर्शन में, तो सिचुएशन क्या बनेगी,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एम का मतलब क्या होता है, मीडियम, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के साथ एक चीज और चिपक गई, के का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है, सेकंड इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस होता है प्लेन प्लेट कैपेसिटर के लिए, वो किन किन चीज़ों पे यहाँ डिपेंड कर रहा है, वो हमको क्लियर यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो कैसे पता चलेगा, देखिए इसको आगे देखते हैं कि कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हेडिंग बनाएंगे, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास है, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी प्लेट्स का एरिया जितना ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ग्रेटर इज द एरिया, इसको लिख सकते हैं, ग्रेटर इज द एरिया ऑफ प्लेट्स या ऑफ ईच प्लेट, greater is the capacitance, greater is the capacitance, यानी प्लेट का एरिया, इन प्लेट्स का जो एरिया है वो जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस भी इस कैपेसिटर का उतना ही ज्यादा हो जाएगा। सेकंड जो है हमारे पास, जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है के का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट कराएंगे तो उससे क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि C प्रोपोर्शनल टू K है। K का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटेंस भी होता चला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर इज द dielectric constant, greater is the dielectric constant, greater is capacitance, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम इसमें इंसर्ट करा रहे हैं वो जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। अब है हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सेपरेशन प्लेट्स के बीच में जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उसका उतना ही कम होता चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर इज द सेपरेशन between the plates, smaller is the separation between the plates, greater is the capacitance, तो आई होप ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो होता क्या है एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि प्लेट्स का एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट जो हम इसमें इंसर्ट करा रहे हैं अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसका कैपेसिटेंस भी काफी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कम है तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कि जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी थी और अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी थी अब इसमें कुछ खुरापाते करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो एम का मतलब है मीडियम अपॉन, यहाँ पे क्या होगा ए का मतलब क्या हो जाएगा एयर, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी और डिवाइडेड बाय
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल भी हो सकती हैं। ये देखिए कैंसिल हो रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी पूरा कैंसिल हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, तो यहां से हमारे पास क्या सिचुएशन मिलेगी, सी एम अपॉन सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के बचेगा, बस सिर्फ ये के बचा रहेगा, बाकी तो सब कैंसिल हो चुका है। सो सी एम इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू सी एयर, ये आ जाएगा। अब देखिए, जब हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्ब्स लॉ में जब हम लोगों ने एफ एम फाइंड किया था, तो उसकी वैल्यू आई थी एफ ए अपॉन की। इसका मतलब है कि एयर में लगने वाला फोर्स, मतलब जब दो चार्जेस के बीच में सिर्फ एयर थी, तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, यहाँ ज्यादा है किससे, मीडियम में लगने वाले फोर्स से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, उल्टा है। जब दोनों के बीच में, जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर होगी और जब दोनों प्लेट्स के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी होगी, तो स्लैब रखी होगी उस केस में, है ना, कैपेसिटेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो k है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ k का डिवाइड हो रहा होता है एयर वाले में, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है मीडियम की प्रेजेंस में वो कम हो जाता, घट जाता, डिक्रीज हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल में क्या हो रहा है कि डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में इसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हैशटैग करके क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ प्लेन प्लेट कैपेसिटर, प्लेन प्लेट कैपेसिटर increases in the presence of dielectric object, in the presence of डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो Cm है वो Ca से कैसा होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं कि मान के चलो कि जब यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में सिर्फ एयर थी, उस केस में कैपेसिटेंस अगर निकाला, मान लो कि आ गया 10 फेरेड या 10 माइक्रोफेरेड आ गया, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि यहाँ दोनों के बीच में हमने एक ऐसी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, k की वैल्यू 10 है, तो आप कह रहे हैं कि बताओ यहाँ पे जो अब कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा। सो लिख सकते हैं Cm इज इक्वल टू के इंटू सी एयर। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, सी एयर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है। तो ये फाइनली कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 100 माइक्रोफैराड। तो ये देखिए एयर में कितना था, सिर्फ 10 माइक्रोफैराड था, और जो मीडियम है उसमें कितना हो गया, 100 माइक्रोफैराड हो गया। तो इससे क्लियर हो चुकी है बात कि कैपेसिटेंस जो है वो मीडियम की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कितना इंक्रीज हो जाता है, k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इतना आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इतना सबको क्लियर है? कोई डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं अब आगे। अब इसमें क्या सिचुएशन आएगी वो देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आने वाली है। अब इसमें क्या होगा, ओके, अब इसमें सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी कि जैसे हमारे पास ये है प्लेन प्लेट कैपेसिटर, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ उसको। ये है हमारे पास, मान के चलें प्लेन प्लेट कैपेसिटर, इसको यहाँ से किया है, अर्थिंग किया है, ग्राउंड किया है। अच्छा, ये अर्थिंग हम लोग करते क्यों है, एक्चुअल में पोटेंशियल जीरो करने के लिए अर्थिंग करते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो भी एक्स्ट्रा चार्ज था वो पूरा कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल जो है वो जीरो हो गया। अर्थिंग का होने का मतलब पोटेंशियल जीरो करना। और यहाँ पे क्या है कि हम चार्जिंग कर रहे हैं, यहाँ से हमने क्या किया है, इसको चार्ज किया है। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आया है, पॉजिटिव, यहाँ कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव। अब इसमें हम मान लेते हैं कि ये जो सेपरेशन है वो तो डी रहेगा दोनों प्लेट्स के बीच में। हमने जो डाइलेक्ट्रिक एक स्लैब इसमें इंसर्ट कराई है, ये देखिए,
एक हम लोगों ने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कराई इस तरह से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और इसकी जो थिकनेस है वो है सिर्फ स्मॉल t। ठीक है, अब जो स्मॉल t है वो यहाँ d से कैसा है, कम है। भाई d जो है वो क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, और स्मॉल t क्या है, वो सिर्फ इस जो ये इंसर्ट कराई है स्लैब उसकी थिकनेस है। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या होगी, अब अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो अब हम कैपेसिटेंस यहाँ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो बताएं। देखिए ऐसा है कि जब इसमें ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोगों ने इंसर्ट कराई है तो कुछ पोर्शन यहाँ छूटा हुआ है जिसमें अभी भी एयर बाकी है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे फाइनली निकालना क्या है, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है Q/V। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमें V पता होना चाहिए। ठीक है, और V पता होने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम है हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कह सकते हैं कि हमको यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और दूसरी चीज है ये एयर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ नेट पोटेंशियल की बात करते हैं तो नेट पोटेंशियल हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखें। नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू, एक तो पोर्शन है एयर वाला, जो एयर बची हुई है कुछ स्पेस में, अभी एयर बची है ना कुछ पोर्शन में, और प्लस दूसरा जो पोटेंशियल निकलेगा वो कहाँ से आएगा, इस स्लैब की वजह से, तो V स्लैब। ठीक है, ओके, सो V इज इक्वल टू, ये नेट पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो V एयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए V का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, E इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, एयर का, इंटू जो D है वो भी एयर। D एयर का मतलब है एयर कितने पोर्शन में है। ठीक है, यहाँ देखो D एयर का मतलब D नहीं होगा क्योंकि D पोर्शन में एयर नहीं है, T पोर्शन में तो ये थिकनेस है ही, D पोर्शन पूरा था, T में ये आ गया, तो एयर जो है वो कितने पोर्शन बची वो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। प्लस V स्लैब क्या हो जाएगा, E स्लैब मतलब समझ गए हो ना आप, स्लैब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D स्लैब, और D स्लैब का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, कितने पोर्शन में स्लैब है। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं V इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम एयर के लिए निकालेंगे तो वो अभी निकाल चुके हैं, तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इनटू। अब बात आती है कि एयर जो है वो कितने पोर्शन में है। सिंपल सी बात है, D टोटल पोर्शन था जिसमें से T थिकनेस में ये आ चुकी है प्लेट, तो एयर जो है वो कितने पोर्शन बचेगी, D माइनस T। कितने पोर्शन बचेगी, D माइनस T पोर्शन में यहाँ क्या बचेगी, हमारे पास एयर बचेगी। प्लस अब जो D स्लैब है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है स्लैब की वजह से, तो स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको पता है K है, तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब जो स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है हमारे पास, स्मॉल d है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। क्लियर हो गई बात। ओके, यहाँ दोनों टर्म्स में से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, तो क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं अभी, इसका कोई काम नहीं है, तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने कॉमन कर दिया, क्या बचेगा, ये बचेगा d माइनस टी एज इट इज, d माइनस टी प्लस यहाँ क्या बचेगा, t बाई के, क्या बचेगा, t अपॉन के, ये हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन एरिया, ये एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ये पूरा सेम टू सेम एज इट इज छाप दो, ऊपर से कॉपी पेस्ट, ये हो गया कॉपी पेस्ट। ठीक, हम लोग पोटेंशियल पहुंच चुके हैं, पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं, आधी मंजिल हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब करना क्या है, कैपेसिटेंस फाइंड करना था भाई, तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए C इज इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे, Q अपॉन V। सो V की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जब V की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो सिचुएशन जो आएगी हमारे पास वो क्या सिचुएशन आ जाएगी, V की वैल्यू पुट करने से, देख सकते हैं आप लोग कितना सिंपल है। जब V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन,
रखते हैं इसको Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। Q से Q कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब जगह भी कैंसिल होगी, जगह भी नहीं बची, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, लास्ट वाली लाइन जो है वो। तो ये जो A एप्सिलॉन नॉट है वो चला जाएगा ऊपर, भाई K को ऊपर मत भेज देना आप लोग, है ना। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ नीचे D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो ये आ चुका है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। क्लियर हो गया होगा इतना बात। देख लो एक बार अच्छे से, इसको घूर लो, निहार लो, अच्छे से देख लो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट तुरंत करना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की। इसमें कुछ केसेस बनेंगे, ठीक है। बहुत केस लग गए हैं इसके ऊपर क्योंकि अजीब सा फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ केसेस बनेंगे, तो केसेस क्या क्या होंगे सुनिए बात को बहुत गौर से। तो ये डायग्राम की वैसे अब ज़रूरत तो नहीं है, बट बना रहने दो, थोड़ा फील अच्छा आता है क्योंकि टॉपिक वही है, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। अब इस फॉर्मूले में पहला केस हम लेते हैं, केस है हमारे पास फर्स्ट। तो फर्स्ट केस हमारे पास इसमें से, इसमें क्या है, पहला केस है हमारे पास कि अगर यहाँ पे जो ये हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी पोर्शन में ना होके पूरे में होती, सुनना बात को, क्या कर रहा हूं मैं अच्छे से। अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी पोर्शन में ना होके पूरे पोर्शन में होती, पूरे पोर्शन में, तो क्या होता, तो ये होता कि टी और डी सेम हो जाते। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब ये टी पूरे में है तो टी और डी सेम होगा। भाई डी इनके सेपरेशन है, टी इसकी थिकनेस है, और जो इसकी जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है अगर ये पूरे पोर्शन में है तो टी और डी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर टी और डी सेम हो जाएगा तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे इस चीज को। सो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T की जगह हमको क्या लिखना था, D ही लिखना था, प्लस यहाँ पे भी हमको D लिखना था, तो ये हो जाएगा D बाई K। ये D से D हो रहा कैंसिल, सो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बाई K, और K चला जाएगा ऊपर। सो कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ चुका है। अरे यार ये तो फॉर्मूला अभी देख चुके हैं ना हम लोग, जो सेकंड इक्वेशन आई थी, याद करो, सेकंड इक्वेशन आई थी, याद करो वो दिन जब ये सेकंड इक्वेशन के फॉर्म में आई थी, है ना। तो ये चीज हम लोग फाइंड कर चुके थे ऑलरेडी। अब है हमारे पास केस 2। केस 2 क्या है हमारे पास कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोगों ने रखी है, अगर इसकी जगह पे हम लोग कोई एक कंडक्टिंग शीट रख दें, मान के चलते हैं कि हम लोग यहाँ जो है वो क्या रख दें, कंडक्टिंग शीट रख दें या प्लेट रख दें, कुछ भी रख दें, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कंडक्टिंग शीट रख दी इस पोर्शन में, तो सिचुएशन क्या होगी, याद रखिएगा कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब इंसुलेटर से कंडक्टर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जब पहले इनिशियली नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हो और फिर जब उसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टीज आने लगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बढ़ता चलता जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं वुड की, जैसे लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, ठीक है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होगा, और जब वही लकड़ी गीली हो जाएगी तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब बढ़ जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा सिचुएशन, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B माइनस T प्लस T बाई इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, 0। अच्छा इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो कंडक्टिंग शीट है, ये कंडक्टिंग शीट हम लोगों ने पूरे पोर्शन में नहीं रखी है, सिर्फ T थिकनेस की ही है ये कंडक्टिंग शीट। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T, ठीक है। अगर हम कंडक्टिंग शीट
पूरे पोर्शन में रख देते तो यहाँ पे टी और डी भी इक्वल हो जाता, तो टी और डी भी फिर इक्वल होकर कैंसिल हो जाता। तो इस केस में कैपेसिटेंस हमारे पास जो आता वो कैसा आता, इन्फिनिटी आ जाता, बहुत बड़ा आ जाता। ठीक है, ओके। और आना भी चाहिए था कैपेसिटेंस इन्फिनिटी, क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि जो सी मीडियम है वो डिपेंड करता है के इंटू सी एयर, इस टाइप से होता है। अब अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली बात है कि मीडियम में भी डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ, इसी केस में है, इफ d इज इक्वल टू टी, तो d और t जब इक्वल होगा तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब बढ़ते हैं इसमें थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड केस जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, थर्ड केस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तो हम लोगों ने इसमें सिर्फ एक शीट रखी थी, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग मान के चलिए कई सारी शीट्स रख दें जिनकी थिकनेस T1, T2, T3 अप टू Tn, या और जिनके डायरेक्टिव कांस्टेंट K1, K2, K3 अप टू एंड सो ऑन है, तो क्या होगा सिचुएशन। तो देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने एक स्लैब रखी T1 थिकनेस की जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट है K1, T2 थिकनेस की रखी जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट है K2, T3 थिकनेस की रखी जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट है K3। इस तरह से हम लोगों ने कई सारी यहाँ पे प्लेट्स रख दी हैं या डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रख दी हैं। तो अब जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, देखिए अगर प्लेट यहाँ पे हम कितनी भी रख दें तो इन प्लेट्स के एरिया पे तो कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। सो ए एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा ही रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है फिक्स है, सिर्फ ये चीजें बदल रही, यहाँ कहीं T1 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया, ऐसे करके माइनस, और पूरे पोर्शन में रखी हुई है। तो यहाँ T की जगह क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू एंड सो ऑन। और क्या आएगा, ये देखिए प्लस Ty के, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये अपॉन थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, प्लस क्या होगा इधर पे T1 अपॉन K1, ये हो जाएगा T1 बाई K1 प्लस ये हो जाएगा T2 बाई K2 प्लस ये हो जाएगा T3 बाई K3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। ओके, क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब देखेंगे कि T1, T2, T3, T4 सबको जब हम ऐड कर देंगे तो बनेगा फाइनली क्या, D बनेगा। तो यानी इसकी जगह पे हम D लिख सकते हैं। तो क्या सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D, इसकी जगह पे क्या लिख दिया है, D प्लस ये तो एज इट इज रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। ये हो रहा है कैंसिल। सो कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस अप टू एंड सो। इस तरह से हम लोगों ने ये कैपेसिटेंस भी फाइंड कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसको पहले इतना हटा देते हैं फिर देखेंगे इसके बाद का पोर्शन। ओके, इसको यहाँ से भी हेडिंग बना देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, एनर्जी। ठीक है, किस चीज से इफेक्ट इन पे देखना है हमको, जब हमारे पास प्लेन प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एक रखी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हमारे पास दो केस बनेंगे, एक तो
जब बैटरी कनेक्टेड होगी, और दूसरा केस जो बनेगा वो जब होगा जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो जब बैटरी कनेक्ट है और बैटरी डिस्कनेक्ट है तो इन चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों ही केसेस में देखेंगे। तो सबसे पहली बात, व्हेन किस तरह से लिख दूं, व्हेन या ऐसे लिख देते हैं, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, और यहां लिख देते हैं बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ओके, तो देखिए सिचुएशन क्या बनती है। अब जो हमारे पास कैपेसिटर है वो तो यही है, कैपेसिटर प्लेन प्लेट कैपेसिटर है, ये बैटरी भी यहाँ पे कनेक्टेड है, या सेल कह दो उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये देखिए लगी। ठीक है, और ये है हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है पूरी पोर्शन में इसमें रखी हुई है इस तरह से। ठीक है, ये हो गई हमारे पास जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। इस तरह से ये पूरा सिचुएशन ये बन गया है। ठीक है, अब इस केस में भी सेम सिचुएशन है, ये हो गई प्लेन प्लेट कैपेसिटर और इसमें ये हो गया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, ये बन गया सिचुएशन। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कितना है हमारे पास, K है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमारे पास K है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास दो केसेस हैं कि जब बैटरी पहले केस में है कनेक्टेड, तो जब बैटरी हमारे पास कनेक्ट रहेगी तो दोनों ही केसेस में अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, दोनों ही केसेस में हम बात अगर करते हैं कैपेसिटेंस की, तो जो यहाँ पे कैपेसिटेंस है दोनों केसेस में कैपेसिटेंस, ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, C डैश इज इक्वल टू K इंटू C। C है एयर के लिए, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और C डैश है बाद में कैपेसिटेंस कितना हो गया जब ये स्लैब रखी है। तो स्लैब रखी है, बैटरी कनेक्ट हो या बैटरी कनेक्ट ना हो, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा कि कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो इसमें बैटरी शो ही नहीं करते हैं, चलो हटा ही देते हैं इसको, बैटरी को बिल्कुल हटा देते हैं। ये हमारे पास सिर्फ एक कैपेसिटर रहेगा, इसको चलो दोबारा ही बनता, क्योंकि बैटरी जब डिस्कनेक्टेड है तो बैटरी को शो करने का कोई लॉजिक ही नहीं निकलता, तो इसलिए बैटरी को हटा देते हैं इस तरह से। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका हमारे पास 6 दिया गया है, ये होगी सिचुएशन। ठीक, तो इस सिचुएशन में भी जो कैपेसिटेंस है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, K इंटू C हो जाएगा। यानी बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी कनेक्टेड ना हो, कैपेसिटेंस जो है वो दोनों ही केसेस में इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है, K टाइम्स इंक्रीज होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे चार्ज की। तो चार्ज की जब हम बात करेंगे तो चार्ज की बात करने के लिए देखिए सबसे पहले है डिस्कनेक्ट। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे आपका मान लीजिए फ़ोन है या मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आपने उसको किया चार्ज, लगाया उसको चार्जिंग पे, काफ़ी टाइम बाद जब आपने उसको देखा, मान के चले कि बैटरी उसकी 87% हो गई, ठीक है। अब जब बैटरी उसकी 87% हो गई और मोबाइल में सारे ऐप बंद हैं, नेट बंद है और आप मोबाइल से कुछ कर नहीं रहे, तो कुछ देर तक उसमें जो चार्जिंग है वो 87% रहेगी ना, बिल्कुल रहेगी। हाँ, अगर उसमें हम कुछ करते हैं, मोबाइल से हम कुछ करने लगे तो उसकी जो 87% चार्जिंग थी वो कुछ कम होने लगेगी, यानी वो डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बैटरी को जब हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब इस पर पहले वाली बैटरी लगी हुई थी, ठीक है, तो इसको उसने चार्ज किया, बैटरी ने इसको चार्ज किया होगा कैपेसिटर को। अब जब बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो डिस्कनेक्ट करने से क्या होगा कि इस पे जो उस समय चार्ज था वही रहेगा सेम, तो चार्ज जो है Q डैश वो क्या रहेगा, Q ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, K इंटू Q, ठीक है। क्यों हो जाएगा ऐसा, K टाइम्स हो जाएगा।
अब ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। Q डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे K तो है डायरेक्टली कांस्टेंट हमारे पास, और Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए C इंटू V होता है। Q इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, C इंटू V। तो यहाँ पे Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C इंटू V, ठीक है। अब कैपेसिटेंस जो है, ये देखिए कैपेसिटेंस, या इसको इस तरह से बता देता हूँ कि जो Q डैश हमारे पास है वो कितना आ चुका है, K इंटू Q आ चुका है। और Q डैश को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से C डैश इंटू V डैश लिख सकते हैं। Q डैश को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, C डैश इंटू V डैश, ठीक है। क्योंकि जब बैटरी कनेक्ट रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। बैटरी जब कनेक्ट रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन रहेगा, तो V डैश जो है वो तो V ही हो जाएगा, लेकिन C डैश जो है वो कितना हो जाएगा, K इंटू C हो जाएगा, और ये V की जगह पे V आ जाएगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं, Q डैश इज इक्वल टू K, और C इंटू V का मतलब क्या है हमारे पास, Q। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा इस केस में, बैटरी जब कनेक्ट रहेगी तो यहाँ पे चार्ज जो है वो K टाइम्स हो जाएगा, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट रहेगी तो चार्ज जो है वो बिल्कुल भी सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल की। तो जब बैटरी कनेक्ट रही होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स रहा है, लेकिन जब बैटरी को हमने रिमूव कर दिया, बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में जो पोटेंशियल है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, उसको देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, पहले इतना हो गया आप लोगों का, इतना मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पोटेंशियल की। तो जब बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, पोटेंशियल की हम यहाँ बात करते हैं, तो जब यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है तो इस केस में जो पोटेंशियल है वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये बैटरी इसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगी, ये बैटरी जो है। और इस सिचुएशन में अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, देखिए V डैश को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए Q इज इक्वल टू CV है, तो V डैश को हम क्या लिख सकते हैं, Q डैश अपॉन C डैश, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और Q डैश हमारे पास कितना था, Q था, और C डैश हमारे पास कितना है, K इंटू C है, और ये Q अपॉन C क्या हो जाएगा, एयर के लिए पोटेंशियल। सो V डैश इज इक्वल टू आ गया V बाई K, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा जब बैटरी हमारे पास क्या होगी, डिस्कनेक्टेड रहेगी। और जब बैटरी हमारे पास कनेक्टेड रहेगी तो उस केस में पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी पे भी सेम चीज होगी, क्योंकि भाई देखिए पोटेंशियल में अगर ये सिचुएशन आ रही है कि पोटेंशियल यहाँ पे K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। किस तरह से हो जाएगी देख लेते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन D। अब यहाँ पे सेपरेशन तो चेंज कर नहीं रहे ना ही इस केस में सेपरेशन चेंज हो रहा है और ना ही इस सिचुएशन में सेपरेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, E डैश इज इक्वल टू V डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे, V बाई K, तो हो जाएगा ये V बाई K, और ये D तो ऐसे ही रहेगा। और V अपॉन D को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ईयर के लिए जब ये स्लैब ना होती, तो क्या हो जाएगा, E डैश इज इक्वल टू E बाई K, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब बैटरी हमारे पास कैसी रहेगी, डिस्कनेक्टेड रहेगी, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन की बात करते हैं जब बैटरी कनेक्टेड है, तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि इस बैटरी की वजह से इसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन है, वो फिक्स है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी बिल्कुल कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर होगी इतनी बात, ओके। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। तो जब हमारे पास बैटरी जो है वो कनेक्टेड रहेगी, तो उस केस में अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो उस केस में जो एनर्जी है वो किस टाइप से चेंज होगी या किस टाइप से वेरी करेगी देखते हैं।
तो पहले बैटरी जब कनेक्टेड है तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस तो कितना हो गया था सी डैश, पोटेंशियल लेकिन सेम था, वी डैश और वी तो सेम है ना, चलो यहाँ पे वी डैश लिख देते हैं, वी डैश का स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, सी डैश कितना है हमारे पास k इंटू सी है, इंटू वी डैश हमारे पास कितना है v है, तो ये v का स्क्वायर हो जाएगा, k कांस्टेंट है इधर आ जाएगा, इसको बाहर निकाल देते हैं तो क्या सिचुएशन आएगी k 1/2 सी वी स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी u डैश। और 1/2 सी वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एयर के लिए एनर्जी, यानी उसको हम सिर्फ u लिख सकते हैं। तो सिचुएशन जो आएगी वो किस तरह की आ जाएगी, यहाँ के आगे u डैश इज इक्वल टू k इंटू इसको क्या लिखेंगे u लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगी हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला। यानी जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो उस केस में जो प्लेन प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी है वो इतनी रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैटरी जब डिस्कनेक्टेड रहेगी तो उस केस में एनर्जी क्या रहेगा, तो यहाँ पे जब हम बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो यहाँ एनर्जी अगर हमको निकालना है तो यहाँ निकाल देते हैं, तो फॉर्मूला तो वही होता है भाई हाफ सी वी स्क्वायर, सी डैश लिख देंगे वी डैश लिख देंगे, ठीक है। सो यू डैश इज इक्वल टू 1/2 के, यहाँ जो सी डैश है वो कितना हो गया था k हो गया था k टाइम्स, और जो वी डैश है वो वी वाई के था, ये देखिए तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये k से k कैंसिल हो रहा है, सो यू डैश आ जाएगा कितना, ये k तो बाहर आ जाएगा 1 में, और ये 1/2 सी वी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ u, सो u डैश इज इक्वल टू u अपॉन k। तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा जब बैटरी डिस्कनेक्टेड रहेगी तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, और जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा से देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। और जो भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वहाँ से। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, और उससे रिलेटेड हम कुछ केसेस पढ़ेंगे या उसको न्यूमेरिकल्स भी कह सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें।